डी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करेंगे। फर्स्ट सेक्शन या फर्स्ट सेशन कवर किया जाएगा आपका। और जैसे कि हमने अभी इनकम टैक्स की भी कवरेज की थी तो तरीकेकार सेम रखा जाएगा। सेम इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, कुछ सेक्शन कवरेज होगी। अब जरूरी है कि सबसे पहले हम सिलेबस को देखें। ओपन करें अपने अपने फोन में, आपके पास जो सिलेबस है और सबके पास होगा यकीनन। निकाले जरा सिलेबस और देखते हैं कि उसमें क्या पेपर 2 के लिए कहा गया है। अच्छा, ये क्लास थोड़ी सी छोटी इस सेंस में कि क्योंकि मैंने थोड़ी ओरिएंटेशन भी देनी थी तो आज का टाइम उस पर भी लगाया था। तो आपकी ये क्लास सिर्फ कोई 40 मिनट्स तक चलेगी, ठीक है। 4:15 तक ये क्लास है, हम उसको फिर एंड करेंगे और फिर आपकी अगली क्लासेस जो होंगी वो एज पर शेड्यूल्स होंगी। अच्छा, अब इसके अंदर सिलेबस में आए तो पेपर 2 के सिलेबस में कहा गया है सेल्स टैक्स पार्ट 1 होगा और एफईडी पार्ट 2 होगा। सेल्स टैक्स पे हम पहले कवर कर रहे हैं। इसमें चार्जेबिलिटी का जिक्र आ रहा है चार्जेबिलिटी एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और सेक्शंस गिवन है 3, 3B, 4, 7, 8, 8B, 9 एंड 13 है। तो इनकम टैक्स में चार्जेबिलिटी को नहीं शामिल किया था, सेल्स टैक्स में चार्जेबिलिटी को शामिल किया है। तो कुछ जो आपने पहले पढ़ा वो आपको हेल्प करेगा। चार्जिंग सेक्शन इसमें भी है और वो 3 है, तो वो कवर कर रहे हैं। बाकी के सारी चीजें बात की बात है। आज जो हम पार्ट 1 सेल्स टैक्स में कवर करेंगे उसमें दो चीजें कवर करेंगे। एक चार्जेबिलिटी पे बात करेंगे और एक कंप्यूटेशन के बेसिक मेथड को कवर करेंगे। से ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा, अब ये हमारी क्लास हो रही है चेंज, तो मैं इसी सेम शीट पे ही एक काम कर रहा हूं, सेम शीट, ताकि आज के दिन की दोनों चीजें आपको मिल जाए। ये हमने लाइन खींच दी और अब हम आ रहे हैं पेपर 2 की तरफ। अलग भी खोल सकता हूं बट मैं चाह रहा हूं नहीं, पेपर 2 सेल्स टैक्स एंड एफईडी। ओके, और आज है हमारा इसका सेशन 1 और फर्स्ट सेक्शन को हम कवर करेंगे जो कि चार्जिंग सेक्शन है। सही है। अच्छा जी, पहले तो वही बात होगी जो आपने कवर की कि टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का मतलब है टैक्स लगाने वाले लॉज। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में भी 1990 में भी दो किस्म के सेक्शंस हैं। एक चार्जिंग सेक्शन और दूसरा मशीनरी सेक्शंस। ये सेम बात है जो इनकम टैक्स में की गई थी। चार्जिंग सेक्शन सेल्स टैक्स का कौन सा है? सेक्शन 3, 4 नहीं है, सेक्शन 3 है। ओके, और रिमेनिंग जो सेक्शंस हैं प्रोसीजरल, ये बात ऑलरेडी हमारे पेपर 1 में हो चुकी है, इसलिए हम इस पे टाइम जाया नहीं करेंगे। चार्जेबिलिटी की जो बात है फौरी से अब हम आते हैं सेल्स टैक्स की तरफ। थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगा, कॉन्सेप्ट बनाऊंगा और फिर आपको सेक्शंस पे, आपने जो मेथड था वो देख लिया, ये इफेक्टिव मेथड है। कॉन्सेप्ट बनाओ, सेक्शन कवर करो और फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज की करा करा के दौड़ाओ, ठीक है ना। ऑनलाइन बेटा ठीक है, ऐसे ही जाएंगे। आए पॉइंट नंबर 1 को कवर करते हैं और पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है कि चार्जिंग सेक्शन टैक्स इंपोज कर रहे हैं। कौन सा टैक्स इंपोज हुआ? सेल्स टैक्स। सबसे पहली बात, सेल्स टैक्स के बारे में आपको चंद चीजें पता होनी चाहिए। सेल्स टैक्स जो सेल्स टैक्स एक्ट के तहत चार्ज हुआ है ये सिर्फ गुड्स तक महदूद है, सर्विसेज पे नहीं है। क्योंकि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल डोमेन है। क्या डोमेन है? प्रोविंसेस, प्रोविंशियल डोमेन है, उसको प्रोविंसेस चार्ज करते हैं। फेडरेशन सिर्फ गुड्स पे सेल्स टैक्स चार्ज करता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट, यहां टैक्स पीरियड ईयर नहीं मंथ है, तो 12 दफा कंप्यूटेशन होगी इनकम टैक्स की एक कंप्यूटेशन के कंपैरिजन में। क्लियर। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यह होता है कि जो पे करेगा पास ऑन करेगा।
पास ऑन करने की वजह से वो जिसने अपनी जेब से दिया वो रिकवर कर लेगा, और पास ऑन होता 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 एंड कंज्यूमर तक रुक जाता है। मैन्युफैक्चरर ने सेल्स टैक्स दिया, डिस्ट्रीब्यूटर पे पास ऑन किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर पे पास ऑन किया, रिटेलर ने कंज्यूमर तक पास ऑन कर दिया। चूंकि टैक्स पास ऑन हो रहा है, ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मगर टैक्स जो अपनी जेब से दे और खुद ही उसका बर्डन बेयर करे, पास ऑन ना कर सके, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। चूंकि अल्टीमेटली इसका बर्डन कौन उठाता है, इसीलिए कंज्यूमर उठाता है। इसको कंजप्शन टैक्स भी कहते हैं। नहीं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मैं फर्क बताऊंगा। कंजप्शन टैक्स का मतलब क्या है? इट इज द कंज्यूमर जिसको टैक्स किया गया है, एट द एंड ऑफ द डे टारगेट कंज्यूमर पे है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। निगाहें उधर है, निशाना ये है। निगाहें मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, निशाना एंड कंज्यूमर है। ठीक है। और आखिरी चीज, यहां टैक्स पेयर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, कम होता है। यहां उसको कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। बार बार जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो रजिस्टर्ड पर्सन का इस्तेमाल होगा। इन अदर वर्ड्स, हम इनकम टैक्स में टैक्स पेयर बोल रहे होते हैं और यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन बोल रहे होते हैं। ये हैं कुछ बेसिक सेल्स टैक्स की, जिसको बेस बना के हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे और आगे लेके जाएंगे। पहली गुड्स पे टैक्स है, मंथली कंप्यूटेशन और मंथ टैक्स पीरियड है। इनडायरेक्ट टैक्स है, पास ऑन हो जाता है, कंज्यूमर पे रुकता है, कंज्यूमर के लिए कंजप्शन टैक्स है और रजिस्टर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है। एक सवाल आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की थोड़ी वजाहत। देखिए, अगर पे किया जेब से बंदे ने, पे किया खुद, क्योंकि लायबिलिटी कानून ने उसकी रखी थी। किसकी रखी है लायबिलिटी? मैन्युफैक्चरर की। कि मैन्युफैक्चरर तुमने ये टैक्स पे करना है, तो उसने अपनी जेब से पे किया ना। मगर मैन्युफैक्चरर ने फिर इसका बर्डन पास ऑन कर दिया। पास ऑन, पे भी किया, बर्डन भी पास ऑन कर दिया, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स उसी मैन्युफैक्चरर ने इनकम टैक्स पे भी खुद किया। पे करने का मतलब है पेड टू गवर्नमेंट, डायरेक्ट पेमेंट टू गवर्नमेंट। पास ऑन हो कि नहीं? डायरेक्ट पेमेंट टू गवर्नमेंट, तो पे इसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को खुद पे किया और बर्डन पास ऑन नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि टैक्स है ही इस पे, इसको खुद देना है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को खुद करते हैं, पास ऑन नहीं करते, बर्डन भी खुद 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 उठाते। तो एंड कंज्यूमर तक पास ऑन जब हुआ था तो उसने खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट को थोड़ी पे की थी, वो फिर भी इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। ये फर्क है किस चीज में? ये एग्जाम्पल थी किस चीज की? ये एग्जाम्पल थी इनडायरेक्ट टैक्स की। और ये एग्जाम्पल किस चीज की थी? ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स की। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि उसको आप खुद पे करते हो और किसी और पे बर्डन नहीं डाल सकते उसका। और सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि आप गवर्नमेंट को पे तो करते हो मगर फिर उसको कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हो। सही है भाई? बेसिक बता लिख लिया बेसिक। अब मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए सबसे पहला टॉपिक आज कवर कर रहा हूं। सेक्शन 3 से ही 2-3 चीजें कॉन्सेप्ट बना के जाऊंगा इंशाल्लाह। क्योंकि इस क्लास का थोड़ा ड्यूरेशन कम रखा है हमने ओरिएंटेशन की वजह से, तो थोड़ा सा मैं आप क्विकली टू द पॉइंट जल्दी आ रहा हूं ताकि आप आज कुछ सीख के जाएं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, टैक्स चार्ज करने के मेथड्स कितने हैं। सेक्शन 3 में चार्जेबिलिटी को मुख्तलिफ सेल्स टैक्स मेथड्स के थ्रू इंपोज किया गया है। एक मेथड कहलाता है वैल्यू एडेड टैक्स मेथड, वीएटी। ये मेथड है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे आप। दूसरा मेथड कहलाता है थर्ड शेड्यूल मेथड या थर्ड शेड्यूल गुड्स मेथड। ये थर्ड शेड्यूल जो है सेल्स टैक्स का, उसका मेथड है। और एक मेथड कहलाता है स्पेशल प्रोसीजर। ये पहले बहुत हुआ करता था, ये खत्म हो गए हैं काफी हद तक। स्पेशल प्रोसीजर मेथड जो है अब बहुत कम यूज हो रहा है। दो मेथड्स और हैं, एक है कैपेसिटी
कैपेसिटी टैक्स मेथड जो हमारे मुल्क में अभी तक कानून में मौजूद है मगर एक्चुअल इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और आखिरी है फिक्स्ड टैक्स मेथड, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक्स की हद तक ये मौजूद है, ब्रिक्स ईंटें, उसके हद तक ये मौजूद है, बाकी इसका यूज भी फिक्स नहीं है, मतलब उस तरीके से। ठीक है, ब्रिक्स। तो कितने मेथड्स हुए? सेल्स टैक्स में एक मेथड नहीं है, 5 मेथड से, अलग अलग मेथड से टैक्स को चार्ज किया गया है। फर्स्ट सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मेथड वीएटी मेथड है, उसके बाद ये थर्ड शेड्यूल मेथड है, ये सबसे बड़े मेथड्स हैं। ये मेथड शब्बर जैदी जब चेयरमैन थे उसने खत्म कर दिया, उससे पहले बहुत हुआ करता था, अब ये खत्म हो गया, काफी हद तक ना होने के बराबर है। और ये मेथड लॉ में है बट इसको यूज नहीं किया गया, नॉट यूज्ड। तो ये चीजें हैं, आपको इसको बॉदर नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। और ये है भी मगर सिर्फ एक एग्जांपल इसकी मौजूद है। तो ये 3 मेथड्स इन अदर वर्ड्स ना होने के बराबर है। असल जो टैक्स चार्ज किया गया है वो इन 2 मेथड से चार्ज किया गया है। आज आप ये मेथड सीखोगे और इसका इंट्रोडक्शन लेके जाओगे, ठीक है। और इस वजह से आपका टॉपिक 1 चार्जेबिलिटी कवर हो रहा होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कवर हो रहा होगा। वो दोनों चीजों का आज बेस बन के वो चीजें लेके जा रहे होंगे। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 3 के अंदर, जो चार्जिंग सेक्शन 3 है उसके अंदर मेथड एक मौजूद है जिसको हम थर्ड शेड्यूल मेथड कहते हैं, उसको हम समझ रहे हैं। थर्ड शेड्यूल मेथड, और क्या हम पढ़ रहे हैं? सेक्शन 3 सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन 3 देख रहे हैं। थर्ड शेड्यूल मेथड क्या है, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया है, इसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब पहले कॉन्सेप्ट फिर सेक्शन। कॉन्सेप्ट ये है, अभी भी हमने आपको बताया कि सेल्स टैक्स का थर्ड शेड्यूल मेथड एक मेथड है, और हमने कहा कि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स भी है और सेल्स टैक्स कंजप्शन टैक्स भी है। तो जब वो सेल्स टैक्स कंजप्शन टैक्स है तो समझने की बात यह है कि टैक्स किसने देना है? कंज्यूमर ने। तो मैं आपसे कहता हूं, सपोज कर लो कंजप्शन करने वाले लोग कंज्यूमर्स, अगर मैं नंबर लिखूं, कंज्यूमर्स कितने आपको लग रहे हैं? पाकिस्तान में कंज्यूमर कितने होंगे? जितनी आबादी है, शाबाश, जितनी आबादी होगी उतने कंज्यूमर्स होंगे। ये नेवर एंडिंग होगा। अगर मैं इस तरह बनाता जाऊंगा तो इसमें ये आबादी बनाते बनाते पूरी उम्र गुजर जाएगी, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बस आबादी बढ़ाने का ही काम, दुनिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है हमने, का बढ़ाओ, ठीक है भाई, ये है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको विजुअली बताऊं, और ये फिर मेरे कॉन्सेप्ट तुम भूलोगे नहीं इंशाल्लाह, है। चलो भाई, ये है आपकी पॉपुलेशन। अब अगर आप सबको एफबीआर लगा दे कि जाओ इन लोगों के पीछे पड़ो और इनकी कंजप्शन को जाके चेक करके आओ कि कितनी कंजप्शन कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि आप लोग कभी कोई गली मोहल्ले में दरवाजे नॉक कर रहे हैं, क्या खाया आज आपने, कोई जाते हुए बंदे की शॉप पर चेक कर रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, प्लाजा के रास्ते पे खड़े हो गए। कंजप्शन को चेक करना आसान काम नहीं है, बल्कि एक इम्पॉसिबल अमर है, एक इम्पॉसिबल टास्क है कि आप ये कर सको। विच मीन्स के अवाम से डायरेक्टली टैक्स लेना मुमकिन नहीं है। मगर फिर टैक्स लेने का तरीका, टैक्स तो इन्हीं पे है, कंज्यूमर पे है। जब टैक्स कंज्यूमर पे है तो उससे हम टैक्स कैसे लेंगे? कंजप्शन टैक्स जो ये कहलाया था, कंजप्शन टैक्स इसी को कहते हैं ना कि कंज्यूमर से टैक्स लो। तो कहा गया कि भाई कंज्यूमर से टैक्स लेना इस तरह मुमकिन नहीं है। टैक्स कंज्यूमर से टैक्स लेने के लिए आपके पास कोई टूल्स ही नहीं है, आप इनसे टैक्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी नंबर है कि आप इन तक पहुंच भी नहीं सकते। तो इनसे टैक्स लेने के बजाय क्या किया गया, अब देखा गया कंजप्शन करते किस चीज की है, ये गुड्स की। हम तो गुड्स तक महदूद है ना, तो गुड्स की, गुड्स आते कहाँ हैं इनके पास, गुड्स आते कहाँ हैं इनके पास? तो कहा गया कि गुड्स इनके पास आते हैं रिटेलर से, मगर रिटेलर की नंबर भी भाई बहुत ज्यादा होती है। रिटेलर को भी कहां से पकड़ोगे? हमने कहा रिटेलर कहां से लाता है,
तो ये लाता है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से। हमने कहा ये कहां से लाता है? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर से। ओके, इसका मतलब हुआ कि ये जो टैक्स है इसका सप्लाई चेन हमने आइडेंटिफाई किया, और सप्लाई चेन में ओरिजिन पे आने वाले ये दो लोग सबसे कम नंबर होंगे कंपेयर टू मिडलमैन के और रिटेलर के और आवाम के। थर्ड शेड्यूल मेथड के मुताबिक टैक्स कलेक्ट किया जाता है, लायबिलिटी टू पे टैक्स इन दो पे रखी गई है, बाकियों से वास्ता नहीं रखा गया कि गुड्स को यहां पे टैक्स किया गया है। तो सबसे पहली बात क्या है? हु इज लायबल टू पे। किस मेथड में? थर्ड शेड्यूल मेथड में। हु इज लायबल टू पे द टैक्स? ये दो। कौन से दो? मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, क्योंकि गुड्स यही लाते हैं और यही बनाते हैं, ये टैक्स पे करते हैं, सारा का सारा टैक्स इन्होंने ही पे करना है अंडर थर्ड शेड्यूल मेथड। हु इज लायबल टू पे द सेल्स टैक्स? अब इसमें वेरियस वे में एमसीक्यू बन सकता है कि क्या गवर्नमेंट अंडर थर्ड शेड्यूल मेथड्स डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करता है? आंसर इज नो, गवर्नमेंट से नहीं कलेक्ट करता। गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करता है? मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से, और वो फिर पास ऑन कर देते हैं, पास ऑन कर देते हैं। दूसरी चीज ये है, सेल्स टैक्स का रेट आप सबको पता होगा क्या है? 18% सेल्स टैक्स रेट का जो जनरल रेट, स्टैंडर्ड रेट है। तो जब एग्जाम्पल अब ले रहे हैं हम, इसने सेल की डिस्ट्रीब्यूटर को, सेल एक्चुअल जो की गई है वो 1 लाख रुपए की गई है, ओके। मगर इसने जब यहां बेचना होगा तो ये 1 लाख का तो नहीं बेचेगा, इसने 1,30,000 का बेचा, और वही चीज जब रिटेलर ने कंज्यूमर को बेची तो वो 1,50 की बिक रही है। तो आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि रिटेल प्राइस क्या है? रिटेल प्राइस क्या है? जितने पे कंज्यूमर को बिका, और कंज्यूमर को कितने का बिका? कंज्यूमर को 1.5 लाख रुपए का बिक रहा है, दिस इज द रिटेल प्राइस। अब आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है, ये रिटेल प्राइस किसने फिक्स की? मैन्युफैक्चरर ने, जिसने वो गुड्स बनाई, इंपोर्टर ने, जिसने गुड्स को इंपोर्ट की। बात समझ आ रही है? अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना कि जो गुड्स थर्ड शेड्यूल में आती हैं, थर्ड शेड्यूल में जो गुड्स आती हैं, हम थर्ड शेड्यूल देखेंगे भी कि ये थर्ड, उसकी निशानी बता देता हूं थर्ड शेड्यूल की, एक खूबसूरत निशानी है। और वो पता है क्या है थर्ड शेड्यूल की निशानी? जो चीज पैकिंग में बिके, रेपर, पैकिंग डिब्बा, किसी किस्म की पैकिंग में बिके, और उस पैकिंग पे सेल्स टैक्स लिखा हुआ तुम्हें मिले, समझ जाओ वो थर्ड शेड्यूल है। तो बिस्किट्स, सीमेंट, बहुत सारी चीजें थर्ड शेड्यूल में आती हैं, ओके। वो हम उसकी टेक्निक के जरिए भी उसको समझ भी जाएंगे, हो सकता है वो शेड्यूल ना पूछ ले, तो हमें उसका पता होना चाहिए। मगर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पैकिंग में नहीं बिकती, फिर भी थर्ड शेड्यूल में। तो थर्ड शेड्यूल मेथड में तरीकेकार क्या होता है? हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स इन थर्ड शेड्यूल मेथड। थर्ड शेड्यूल मेथड ये है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। क्या था पॉइंट नंबर 1? इसमें एफबीआर सिर्फ डील करता है किससे? बस, उसे कहते हैं टैक्स दो। अब टैक्स किससे वर्किंग करता है? टैक्स वर्किंग करता है मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर से, कहता है कि आपकी एक्चुअल सेल क्या है, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअल सेल पे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे इग्नोर करा देता है। अब मैन्युफैक्चरर की एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी 1 लाख रुपए की, उसको इग्नोर करा दिया और कहा नहीं, आपसे मैं टैक्स लूंगा रिटेल प्राइस पे। रिटेल प्राइस पे टैक्स किस पे लगता है? रिटेल प्राइस पे। पॉइंट नंबर 2 आपको मिल चुका है कि इसमें हु इज लायबल टू पे। बताएं हु इज लायबल टू पे? हु इज लायबल टू पे? मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर इज लायबल टू पे। किस वैल्यू पे? व्हाट इज द वैल्यू? पॉइंट नंबर 2 क्या है? वैल्यू। वैल्यू क्या है? वैल्यू है रिटेल प्राइस, नॉट द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। और रिटेल प्राइस जो है वो है इस केस में 150। तीसरी चीज आपको पहले ही पता है, वो रेट है। तो रेट लगाएंगे किस पे? 18% का रेट लगाएंगे उसकी रिटेल प्राइस पे। और जब 18% का हमने रिटेल प्राइस पे टैक्स निकाला तो आपका टैक्स कितना बन गया?
आपका एक 50 पे बनता है 18%, 27, तो सेल्स टैक्स बन गया 27। थर्ड शेड्यूल मेथड के 4 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, 4 थर्ड शेड्यूल मेथड पे 4 बताएं। सबसे पहला पॉइंट ये बताया है कि इस मेथड, अब मैं लिखना चाहता हूं आपके लिए समरी, जो आप पहले मेथड से टैक्स की कैलकुलेशन बना रहे हैं ना, उसके समरी पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1, ये लिमिटेड है सिर्फ उन गुड्स के लिए जो लिस्टेड है, कहां, लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल, ओनली लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल गुड्स पे ये मेथड लगता है। इस मेथड में हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, हु इज लायबल पेड सेल्स टैक्स, लायबल का मतलब है गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, दो, एक मैन्युफैक्चरर, तो इस मेथड में मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर लायबल टू पे हैं। इस मेथड में जो गुड्स थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से गवर्नमेंट का कोई वास्ता नहीं पड़ेगा, तो एमसीक्यू बन सकता है। और तीसरी चीज क्या है, 18% का टैक्स रेट है। और चौथी चीज क्या है, किस वैल्यू को हम टैक्स करते हैं, 18% किस पे लगता है, रिटेल प्राइस पे 18% लगता है। अब इंपोर्ट स्टेज पे जब आपने इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट स्टेज पे इंपोर्ट वैल्यू को टैक्स नहीं किया जाता, रिटेल प्राइस को टैक्स किया जाता है। मैन्युफैक्चरर एक्चुअल सेल कर रहा है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, उस पर टैक्स नहीं लगता, रिटेल पे टैक्स लगता है। अब चूंकि सारा का सारा टैक्स जो कलेक्ट होना था रिटेलर से और एंड कंज्यूमर से, वो उन्होंने मैन्युफैक्चरर से लिया, तो इस वजह से चेन, सप्लाई चेन में किसी और से राब्ता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इस मेथड की इफेक्टिवनेस क्या है, ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से वास्ता नहीं पड़ा, बिग नंबर ऑफ रिटेलर से वास्ता नहीं पड़ा, रिलेटिवली गुड नंबर ऑफ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से वास्ता नहीं पड़ा, स्मॉल नंबर से वास्ता पड़ा, इजी टू कलेक्ट, सारा टैक्स कलेक्ट हो गया वहां से, टैक्स इवेजन मुश्किल, वो पासान कर देगा। अब जब इसने 1 लाख रुपए की इनवॉइस की किसे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, तो बताएं उसके साथ कितना टैक्स पासान करेगा, शाबाश, अब करेक्ट, 18% नहीं करेगा, वरना तो थर्ड शेड्यूल मेथड ही नहीं हुआ ना, वरना वीएटी मेथड हो गया, वो वीएटी मेथड है। अगर 1 लाख को टैक्स करोगे तो वीएटी मेथड है, मेथड 1। इसमें टैक्स एक्चुअल सेलिंग पे नहीं लगता, किस पे लगता है, रिटेल पे, तो इनवॉइस करेगा वो 1 लाख की, मगर 27,000 रुपए का टैक्स पास ऑन कर देगा। तो 27,000 रुपए जो इसने खुद पे किए टू एफबीआर, एफबीआर को इसने क्या किया, पेड, पेड क्या किया इसने, 27,000 रुपए का टैक्स इसने, क्योंकि रिटेल का आपने 18% निकाला था, 27 बना था, और पास ऑन कर दिया, वो इसके आगे पास ऑन करेगा कितना, 27, इसको आगे पास ऑन किया इसने, और ये फिर आगे 27 पास ऑन करेगा किसको, कंज्यूमर को, अल्टीमेट उस पर कंजप्शन पे आ गया, करेक्ट। तो 3 पॉइंट ये टैक्स के हैं। पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन का है, और आखिरी पॉइंट इसका प्रोसीजर का है। और पहला मेथड आप मुकम्मल सीख गए, पहला मेथड है थर्ड शेड्यूल मेथड। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि उस पैकिंग पे, उस पैकिंग पे, उस पैकेजिंग पे जिसमें वो आपने चीज बेची है, उस पे सेल्स टैक्स को रिटेल प्राइस के साथ लिखना जरूरी है, रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स सेपरेटली लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है, ताकि टैक्स इवेजन ना हो सके। हमें बताया जाए 100 रुपए की चीज बिक रही है, और जबकि उसके डिब्बे पे 150 रुपए लिखा हो, तो हम किसे वेरीफाई करेंगे, मार्केट से जाके डिब्बे उठा के चेक कर लेंगे। लिखना जरूरी है, इसका मतलब हर वो प्रोडक्ट जो थर्ड शेड्यूल में होगी, प्रोसीजरली रिक्वायर्ड है कि उस पर सेल्स टैक्स मेंशन होना चाहिए, तो फिर वो वायलेशन हो रही है। थर्ड शेड्यूल गुड्स में प्रोसीजर की वायलेशन हो रही है, पेनल्टी लगेगी। थर्ड शेड्यूल गुड्स में हो ही नहीं सकता। अब मसला कहां आता है, जब इंपोर्टेड गुड्स थर्ड शेड्यूल की होती हैं, तो उसमें वो लिखने का मसला, तो थर्ड शेड्यूल गुड्स में भी, इंपोर्टेड गुड्स में भी उन पे पाबंदी है कि इंपोर्टर को कहा गया है कि लिखवाओ, उससे लिखवाओ, जहां से मंगवा रहे हो लिखवाओ पाकिस्तान में कि ये कितने का बिकेगा, तब जाके तुम्हें इंपोर्ट करने देंगे हम।
बेचने के लिए थर्ड शेड्यूल गुड्स ला रहे हो ना इधर, तो लिखवाओ उस पे, क्योंकि हम आपसे रिटेल प्राइस पर टैक्स लेना चाहते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है कि इस डिब्बे पे, पैकेजिंग पे प्राइस प्लस जीएसटी लिखा हो, ताकि हम चेक कर सकें। अच्छा सर, जो रिटेल से ऊपर बेचा जाता है तो वो क्या कंज्यूमर कोर्ट में जाए, मतलब एक किसान है या मतलब हमारे पास कंप्लेंट्स इसको ना। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। रिटेल प्राइस से ज्यादा बेचा जा रहा है, हमें तो टैक्स ही नहीं आ रहा, तो उसमें क्या करें, वो रिटेल से कैसे बिक रहे हैं, करेंगे डिस्कस, उसको भी मैं कवर करूंगा। मगर थोड़ा सा चूंकि आज टाइम की कमी है, तो मैं पहले आज की जो टारगेटेड कवरेज है उसको करूंगा। इससे बहुत सारे सवालात आपके आएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि आपको लर्न करने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का मेथड नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, और वो हमारे मेथड नंबर 1 की अब दो चीजें मैंने आपको सिर्फ शो करनी है। एक, थर्ड शेड्यूल में ये कहां लिखा है ये वाला मेथड। दूसरा, थर्ड शेड्यूल में गुड्स कौन सी आती हैं, थोड़ा उसका सर्वे कर लेते हैं, ताकि आपको फर्स्ट मेथड पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये मेथड था। मगर इसके 5 पॉइंट आपने नोट किए। पॉइंट नंबर 1 क्या था, कौन सी गुड्स कवर होंगी, कौन सी गुड्स कवर होंगी इस मेथड में, मेथड नंबर 1 में कौन सी गुड्स कवर होंगी जो थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड है। टैक्स के 3 मेथड्स बताओ। रुको 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 ना। पहले था आइडेंटिफिकेशन, मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन का, तो कौन सी गुड्स, थर्ड शेड्यूल वाली, ये मेथड महदूद है उस तक। दूसरा है टैक्स के मेथड से मुतालिक चीजें। 3 पॉइंट्स कौन से हैं, कौन पे करेगा, हु इज लायबल टू पे, मैन्युफैक्चरर, और तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर इस मेथड में नहीं आता। कितने रेट पे, ये किस पे लगाओगे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे या रिटेल प्राइस पे, रिटेल प्राइस पे। और फिर प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजरल पॉइंट कितने, एक प्रोसीजर क्या है कि उसकी पैकेजिंग पे सेल्स टैक्स का मेंशन होना जरूरी है, ऐसा है। चलें तो अब पॉइंट जरा देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने सेक्शन 3 जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें देखना है कि ये बात कहां लिखी है, कौन सी बात। ये देखिए स्कोप ऑफ टैक्स है, ये चार्जिंग सेक्शन है आपका, सेल्स टैक्स का चार्जिंग सेक्शन 4 नहीं 3 है। इस पे भी सवाल बना सकता है, नंबर पे भी बना सकता है, तो आपको ये नंबर्स भी थोड़ी प्रैक्टिस करा करा के याद करा दूंगा, ताकि वो जो कि प्रोफेशनल एग्जाम है ना, वी आर सपोज टू नो सेक्शन के नंबर हमें पता हो। ये देखें स्कोप ऑफ टैक्स चार्जिंग सेक्शन है, इसमें मुख्तलिफ बातें। अब ये पढ़ें, टैक्सेबल सप्लाईज एंड इंपोर्ट्स, टैक्सेबल सप्लाईज एंड इंपोर्ट्स स्पेसिफाइड विच शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, shall be charged to tax at the rate of 18%। किस पे 18% लगाओगे, रिटेल प्राइस पे। और इज द केस में भी, और in such case or imports are also specified in 8th schedule। ये पॉइंट बताता हूं क्या है 8th शेड्यूल। कहता है अगर गुड्स थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड हो रेट 18% होगा, मगर अगर वही गुड्स 88th शेड्यूल में हो तो फिर रेट 8th वाला लगेगा। 8th शेड्यूल में रिड्यूस रेट्स हैं। अब 2 शेड्यूल के आपको एमसीक्यू आएंगे तो कर लोगे। थर्ड शेड्यूल में एक मेथड है जिन पे सिंगल स्टेज में सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है। थर्ड शेड्यूल में वो गुड्स हैं जिन पे टैक्स सिंगल स्टेज पे कलेक्ट होता है, और वो सिंगल स्टेज क्या है, रिटेल का 18%। ये है थर्ड शेड्यूल में बताई गई गुड्स। 8th शेड्यूल में रिड्यूस रेट है, अगर गुड्स थर्ड में भी होंगी 8th में भी होंगी तो 8th वाला रेट अप्लाई करेगा, यानी रिड्यूस रेट। सही है, आगे जाएं। नेक्स्ट क्या है, ए रेट्स के बाद आगे क्या है, नेक्स्ट है एट द रेट स्पेसिफाइड, किस चीज पे लगेगा, रिटेल प्राइस देयर ऑफ अलोंग विथ। अब ये देखो ये प्रोसीजरल बात देखिए, अलोंग विथ द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स शैल बी लेजिबली, लेजिबली का मतलब होता है पढ़ा जा सके,
प्रोमिनेंटली नजर आए, इंडेलिबली मिट ना जाए। प्रिंट करोगे, एम्बोस करोगे, कौन? मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, ऑन ईच आर्टिकल, पैकेट, कंटेनर, पैकेज, कवर, लेबल। इसका मतलब जिस चीज को थर्ड शेड्यूल में लिखा गया उसका प्रोसीजर क्या है कि उसकी प्राइस के साथ सेल्स टैक्स मेंशन करना जरूरी है। रिटेल प्राइस भी मेंशन होगी, रिटेल प्राइस भी मेंशन होगी, और उसके साथ साथ टैक्स भी मेंशन होगा। सारे पॉइंट होगा आगे। अब वही पॉइंट मैंने आपको कैसे बताया, आइडेंटिफिकेशन, कौन सी गुड्स थर्ड शेड्यूल वाली। 3 पॉइंट कौन से दें? टैक्स के 3 पॉइंट्स कौन से दें? आइडेंटिफिकेशन तो हो गई ना कि कौन सी इस मेथड में गुड्स आई जो थर्ड शेड्यूल में होंगी। उसके बाद 3 पॉइंट्स कौन से दें? हु इज लायबल टू पे, कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर और ऑनलाइन बेटा, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर। इसका मतलब इस मेथड में हम एज एफबीआर, एज बोर्ड, सिर्फ मैन्युफैक्चरर से और इंपोर्टर से डील करेंगे, सप्लाई चेन में बाकी किसी से डील नहीं करेंगे। थर्ड शेड्यूल मेथड में हम रिटेलर पे कुछ नहीं कर सकते। गड़बड़ हो रही है तो किसके पास वापस जाएंगे? मैन्युफैक्चरर के पास। 18% किस पे लगाओगे? रिटेल प्राइस पे, जो फिर प्रोसीजर क्या कहता है, लिखा होना जरूरी है। रिटेल प्राइस लिखा होना जरूरी है अलॉन्ग विथ टैक्स उस प्रोडक्ट पे जो जो इस मेथड से कवर हुई। कवर हो गया भाई? फर्स्ट मेथड हो गया। अच्छा, अब अगर आप फर्स्ट मेथड कर चुके हो तो थोड़ा सा क्विकली मैं आज ये आपको कहूंगा, घर पे जाके इन गुड्स की लिस्ट को बस गो थ्रू कीजिएगा। आज इस पे परेशान बिल्कुल भी ना हो कि एक ही दिन में बैठ के आप कोई लिस्टें याद करें, कोई भी लिस्टें याद ना करें। बस थोड़ा सा आप इस लिस्ट को तवज्जो से घर पे देख लीजिएगा, कब जब आप घर पहुंचे आज रात को, कि थर्ड शेड्यूल में गुड्स आती कौन सी हैं। ये देखिए थर्ड शेड्यूल गुड्स में, ये थर्ड शेड्यूल गुड्स हैं जो कि इस मेथड से टैक्स होती हैं। इस मेथड से फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल जूसेस, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, बेवरेजेस, सिरप, सिगरेट, टॉयलेट पेपर, टॉयलेट सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, टी, पाउडर ड्रिंक्स, मिल्की ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर एंड टिश्यू, स्पाइसेस सोल्ड, शू पॉलिश। ये आप लिस्ट देख लें बस। थर्ड शेड्यूल की लिस्ट को एक दफा बस गो थ्रू कर लें और फिर 3-4 दफा देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये थर्ड शेड्यूल गुड्स कौन सी है। क्लियर हो गई भाई? क्या अब आप पहला मेथड सीख चुके हो? बताएं पहला मेथड क्या है? थर्ड शेड्यूल मेथड। इसमें इस टैक्स में इसको कहते हैं थर्ड शेड्यूल टैक्स, थर्ड शेड्यूल मेथड गुड्स। इस मेथड के मुताबिक हम सिर्फ डील करेंगे मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर से, और उससे भी 18% का टैक्स जब हम लेंगे तो वो टैक्स लेंगे रिटेल प्राइस का, और वो रिटेल प्राइस और जीएसटी जो होगा उस आर्टिकल पे, पैकेजिंग पे प्रिंटेड होगा, इम्पोज होगा। ठीक है, कवर ना? अगर वो 8 शेड्यूल में भी मौजूद था तो फिर रेट 18 नहीं 8 शेड्यूल का रिड्यूस रेट हो जाएगा। कवर? ये भाई यही तो एमसीक्यू बनेगा, और क्या करेगा वो, कहां से लाएगा चीजें। सही। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा तो फिर हम आगे जाएंगे। पहली स्टेज कवर हो गई। आज की लास्ट पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट है बस, वो मैं समझा दूं। दूसरा है वीएटी। अब वीएटी मेथड क्या है? वीएटी मेथड में थोड़ा सा टाइम में अगली क्लास में बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल बना के दूंगा, अभी सिर्फ ये सुन लो। वीएटी मेथड वैल्यू एडेड टैक्स मेथड को कहते हैं, और पाकिस्तान में ज्यादातर ये एप्लीकेबल है, हालांकि हमारे लॉ में इसका टर्मिनोलॉजी यूज ना भी हो, हम है वीएटी मेथड पे। इसके मुताबिक हम टैक्स कैसे लेते हैं? इसके मुताबिक हम हर सप्लायर से टैक्स लेते हैं, एवरी सप्लायर। इसका मतलब है कि इसकी वजह से हम मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर से भी टैक्स लेंगे, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से भी टैक्स लेंगे, और रिटेलर से भी टैक्स लेंगे। इसका मतलब जो गुड्स थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है वो इस मेथड से टैक्स होंगे। वो गुड्स जो नॉट लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल, यानी दूसरे मेथड से कवर ना होती हूं। बाकी मेथड्स तो मैंने बताए थे ना, जो रिमेनिंग मेथड्स हैं वो है ही नहीं।
कैपेसिटी मेथड है ही नहीं, फिक्स मेथड भी सिर्फ ब्रिक्स पे है, स्पेशल प्रोसीजर खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ये बात फिर दुरुस्त है कि थर्ड शेड्यूल में नहीं होगा तो वीएटी ही होगा। ठीक है, फिर इसमें हम जब टैक्स करेंगे तो रेट लेंगे वही 18%, मगर अब की बार ये रेट किस पे लगेगा, वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा, ये होगा सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगी फिर ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब इसको लॉ में एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं लिखा, लॉ में इसको कहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। सप्लाई डेफिनेशन, टैक्सेबल सप्लाई डेफिनेशन और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये सारे डेफिनेशन हैं। अब अगर गुड्स थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है और एक मैन्युफैक्चरर ने बेची हैं, कितने की बेची, ये देखिए 1 लाख रुपए की बेची, तो हु इज लायबल टू पे, मैन्युफैक्चरर, क्योंकि एवरी सप्लायर जो होगा अब लायबल बन चुका है। तो पहली मेथड में फर्स्ट स्टेज पे, बस ये एग्जांपल ना, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी मैं तफसीलन आपको अगले क्लास में इसकी पूरी वर्किंग और मैकेनिक्स सिखा दूंगा। 1 लाख रुपए पे 18%, तो इसने 18,000 रुपए पे कर दिया। आगे आता है कौन, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, उसने कितने का बेचा था, उसने बेचा था 1/30 का। अब उससे 1/30 पे टैक्स लिया जाएगा, तो अगर 1/30 पे 18% लगाओगे तो ये इसने फिर 23 पे कर दिया। ठीक है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, जल्दी नहीं कीजिएगा, जिसको पता है वो खामोश रहे। रिटेलर ने फिर कितने का बेचा, कंज्यूमर को, रिटेलर ने फिर 1/50 का बेचा था, तो 1/50 का 18% जब एक्चुअल सेलिंग प्राइस है ना, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस के हिसाब से तो यही बनता है। ठीक है, 27 का। मगर मसला ये है कि इस तरह टैक्स अगर लेंगे तो वो हो क्या रहा है, 1 लाख रुपए पहले भी टैक्स हुआ यहां, फिर वो यहां पे भी तो 1 लाख रुपए टैक्स हो गया ना, क्योंकि 31 में वो शामिल था, फिर वो 1 लाख रुपए यहां पे भी टैक्स हुआ। ये तो भाई डुप्लीकेशन हो रही है, बार बार एक ही अमाउंट 3-3 बार सप्लाई चेन में टैक्स हो रहा है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि जो आप टैक्स पे करते हो, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है, ये सेल का टैक्स या परचेज का है, सेल पे टैक्स, उसने सेल पे लगाया ना, मगर यही जब इसके पास ऑन हो गया तो इसके लिए ये क्या है, परचेज का टैक्स है। क्यों, 18 इस पे पास ऑन हो जाएगा, पास ऑन हो गया ना, इसका मतलब अब गौर से सुनना, ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ने एक तरफ 18,000 रुपए किसको दिए, मैन्युफैक्चरर को दिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से पास ऑन हुआ था, और खुद जब टैक्स उस पे बना तो 31 का बेचा तो 23 बना। अब मसला ये है कि एक तरफ 18 पे करे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरी तरफ 23 पे करे तो मारा जाएगा। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है नहीं, जब सेल पे टैक्स लगाते हैं तो उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स, और जब परचेज पे आप पे करते हो उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। आपका सेल पे बना 23, आपने परचेज पे किया था 18। अब सुने, सेल्स टैक्स इस मेथड से जब पे करते हैं ना, तो उसका फार्मूला क्या है, आउटपुट से इनपुट माइनस करना। आउटपुट से इनपुट माइनस करेंगे तो लायबिलिटी उसकी 23,000 की नहीं बनेगी, 23 से आप माइनस करोगे कितने, 23,000 से माइनस करोगे 18, क्योंकि 18 आप परचेजेस पे कर चुके हो, तो इस पे 23 नहीं 5,000 की पेमेंट बनेगी। इन अदर वर्ड्स, गौर से सुनना, इसमें मैं तफसीली एक न्यूमेरिकल बना के, फॉर्मेट बना के सिखाऊंगा। अभी आज के लिए इतना इसलिए कर रहा हूं ताकि दो मेथड में फर्क सिखा सकूं। मेथड आपको एजी एक ही पढ़ाना था मुझे, ये मेथड आज नहीं पढ़ाना था, फर्क सिखा रहा हूं। फर्क क्या है, उस मेथड में हु इज लायबल टू पे, ओनली मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। इस मेथड में हु इज लायबल टू पे, एवरी सप्लायर। उस मेथड में कौन सी गुड्स जो थर्ड शेड्यूल में, इसमें कौन सी गुड्स जो रिमेनिंग गुड्स, उसमें रेट 18, इसमें भी रेट 18, उसमें वैल्यू कौन सी, सिर्फ रिटेल प्राइस, इसमें वैल्यू कौन सी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। मगर इस तरीके से जब टैक्स लगाने पे हम आए तो हमें पता चला कि जी जो परचेज पे हम हैं, हम एक तरफ टैक्स दे रहे हैं बायर को, दूसरी तरफ गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। जब बायर को मैं दे चुका हूं तो मैंने पे किया ना, तो जो बायर को सेल्स टैक्स पे करते हैं वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, इस मेथड को कवर नहीं समझिएगा, वीएटी मेथड का मैंने सिर्फ नाम ही बताया है। अब आपको कोई इस पे ये ना समझे कि कैसे चलता है, कैसे इसकी मैकेनिक्स है, इसकी मैकेनिक्स अगली क्लास में आएगी। सिर्फ इसलिए इसको मैं मेंशन कर रहा हूं कि फर्स्ट मेथड आप सीख सको, और वह फर्स्ट मेथड ये था।
दूसरे मेथड का फर्क सिर्फ बताया है, सिखाया नहीं है वो मेथड। अभी वो अगली क्लास में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आउटपुट से इनपुट क्यों माइनस होता है, कैसे होता है, सारी तफसील आएगी। मगर आज के लिए इतना कि थर्ड शेड्यूल मेथड अब आप कवर कर चुके हो। होप कि आपको कुछ चीजें समझ आई हैं। क्लियर? आपको सेल्स टैक्स में मैंने सिर्फ आज क्या कवर कराया, कुछ बेसिक्स बताई, और वो ये थी कौन सी, कि सेल्स टैक्स गुड्स पे है, सर्विसेज पे प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है, इसका पीरियड मंथ है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी पास ऑन हो जाता है, पे करने के बाद रिकवर करते हैं, और पास ऑन होता होता एंड कंज्यूमर तक जाता है, इसलिए इसको कंजम्पशन टैक्स भी कहते हैं, और इसमें टैक्स पेयर को रजिस्टर्ड पर्सन कहा जाता है। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि इसके वेरियस मेथड से सबसे बड़ा मेथड वीएटी है। फिर मैंने कहा हम थर्ड शेड्यूल मेथड जो सेकंड नंबर है वो पढ़ते हैं, और रिमेनिंग मेथड्स मैंने मेंशन किए हैं। स्पेशल प्रोसीजर जो इस वक्त नहीं है, कैपेसिटी मेथड जो लॉ में है बट एप्लीकेबल नहीं है, फिक्स टैक्स अमाउंट मेथड जो कि सिर्फ ब्रिक्स पे लगाया गया है, और फिर इसमें सेकंड मेथड मैंने उठाया और कहा कि इसके भी 5 पॉइंट्स हैं। इसकी लॉजिक बताई, लॉजिक ये कि आबादी बहुत ज्यादा होगी, सबसे नहीं कलेक्ट करेंगे, सप्लाई चेन में भी बड़ी नंबर है, सिर्फ एक से ही कलेक्ट करेंगे, और इसके 5 पॉइंट्स ये हैं कि सिर्फ इसमें वो गुड्स आती हैं जो थर्ड शेड्यूल में है, और सिर्फ हम मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर से ये डील करते हैं। 18% रिटेल प्राइस का होता है, और पैकेजिंग में इस टैक्स अमाउंट को लिखा जाता है। सिर्फ आइडिया देने के लिए वीएटी क्या है, कैसे मुख्तलिफ है, ये पॉइंट्स मैंने बताए कि वीएटी मेथड में हर सप्लायर को हम कवर करते हैं, गुड्स बाकी रिमेनिंग 18% एक्चुअल सेलिंग प्राइस का, जिसको वैल्यू ऑफ टैक्स सप्लाई कहते हैं। बाकी ये जो मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है ये बिल्कुल भी छोटे से लेवल पे बताई है, मैं आपको प्रॉपर लेवल पे एक इलस्ट्रेशन अगली क्लास में बताऊंगा सेल्स टैक्स में। होप के आपका कुछ आइडिया मिला सेल्स टैक्स का भी। अब आप जब जाएंगे सेल्स टैक्स के बारे में तो थोड़ा सा आप अब बेहतर वे में उसको कर पाएंगे। अब मैं आपको आज इंशाल्लाह रात को 2 भेजूंगा असाइनमेंट्स, एक का ताल्लुक इनकम टैक्स से होगा, एक का ताल्लुक सेल्स टैक्स से होगा। जो पढ़ा है उस तक महदूद होगा, उसकी 2 लेवल पे हम करेंगे प्रैक्टिस। पहली लेवल जो होगा वो इजी होगा, सेकंड लेवल डिफिकल्ट होगा। मगर इनिशियल चूंकि आपकी शुरुआत की क्लासेस हैं तो इस वक्त मैं डिफिकल्टी लेवल लो रखूंगा, मॉडरेट रखूंगा, और फिर अब आपको ये चीजें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएंगी। और वक्त के साथ असाइनमेंट्स जमा करते रहिएगा, क्योंकि जब आप एंड पे आएंगे तो वो सारे ऐसे एमसीक्यू बने हुए होंगे, उसी में से पेपर बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, होप के थिंग्स वर ओके फॉर यू और आपने चीजें सीखी। इसी मेथड से हम जाएंगे। क्लास का शेड्यूल आपके साथ फिक्स कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी लाइफ को और जॉब को भी चलाएं और क्लास भी चलाएं। कल एक दफा ग्रुप के जरिए आप मालूम कर लीजिएगा, ग्रुप में ही आपको बता दिया जाएगा शेड्यूल कि कल आपकी इंग्लिश का सेशन में रखना चाहता हूं, इंग्लिश का सेशन में कल रखना चाहता हूं। बाकी आने वाले संडेज कल के अलावा उन पे क्लास नहीं होगी, संडेज आपके ऑफ होंगे सिवाय कल के। सिर्फ कल भी सिर्फ इंग्लिश रखना चाहते हैं 1.5-2 घंटे की, तो फिजिकली आना चाहते हैं जरूर आइएगा आप लोग, और जो ऑनलाइन बैठे होते हैं वो ऑनलाइन, और जो रिकॉर्डेड में देखेंगे उनकी मर्जी। मगर कोशिश करें कि एक मेथड से फिक्स कर लें, अल्दो आपको तीनों मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे आप अभी फिजिकली आए, लर्निंग अगर आपकी अच्छी हो रही है आप फिजिकली आए, जो लाइव बैठा है वो लाइव हो, जो अपनी बिजी लाइफ की वजह से या किसी और वजह से रिकॉर्डेड देखना चाहता है, मगर मेथड एक पकड़ के उसके साथ पक्के हो जाए, कंसिस्टेंसी से जाएं, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाह। और जो क्लास की रिकॉर्डिंग है उसका लिंक, इनिशियल डेमो क्लासेस का यूट्यूब पे भी आएंगी, मगर उसके बाद ये यूट्यूब पे नहीं आएगी। इनिशियल 1 या 2 क्लासेस वो एडमिन की मर्जी होती है, 3 क्लासेस डेमो की वजह से पब्लिक करते हैं, मगर रिमेनिंग क्लासेस तो जो प्रोसीजर है हमारा उसको पूरा कर लीजिएगा, और जो बाकी जो दोस्त हैं उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि टाइम जाया ना हो। हमारे पास 30 दिन का विंडो है, जितना जल्द वो जो जैसे क्रिकेट में होता है पहला रन तेजी से लो ताकि दूसरा आ जाए, तो जल्दी से हम कवरेज करने की कोशिश करते हैं। फिर एफपीएससी अगर आपका अगले मंथ करता है तो यू आर फुली रेडी। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सो रहे होंगे, एंड पे आके जागेंगे कि यार अब हम क्या करें। उस वक्त अगर इन लेक्चर्स में आएंगे भी तो उतना फायदा नहीं ले सकेंगे जितना शुरू में आने वाले लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोशिश करें कि जो जो जहां जहां जिस जिस आरटीओ में है उसको बताए कि ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासेस हैं, और बाकी चीजें मैंने आपको वो जो ओरिएंटेशन वाला पार्ट था उसमें बता दिए। कोई फर्दर क्वेरी होगी तो आप मुझसे, एडमिन से नंबर शेयर्ड है, आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।